मेरी आंख खुली तो कुटिया में तारीकी थी, मगर चिड़ियों की चहचहाहट से अंदाजा हो रहा था कि सुबह हो चुकी है। मंगल गहरी नींद सो रहा था। हम दोनों के अलावा उस कुटिया में कोई और मौजूद नहीं था। शायद कांता और बूढ़ा कुटिया के दूसरे हिस्से में थे। मैं थोड़ी देर यूं ही खाली उस जहन के आलम में पड़ा रहा, फिर लेटे ही लेटे मुख्तलिफ वर्जिशें करने लगा। मैंने तेजी से हवा में पांव चलाए तो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मेरे पैरों में अब तकलीफ नहीं थी। मैंने सोचा कि उठकर खड़ा हो जाऊं, मगर मुझे बूढ़े की हिदायत याद आ गई। मुझे कम से कम 3 दिन तक आराम करना था। आज तो दूसरा दिन ही शुरू हुआ था। अचानक मुझे ग्लोरिया का ख्याल आया। मुझे वहां ना पाकर वो बेचारी कितनी परेशान हुई होगी। न जाने तैमूर किस हाल में होगा। वो लोग तो मेरी मोहब्बत में यहाँ दौड़े चले आए थे। फिर मुझे उन लोगों का ख्याल आया जिन्होंने मुझे और ग्लोरिया को अगवा किया था। न जाने वो कौन लोग थे और मुझसे किस माइक्रोफिल्म का पता पूछ रहे थे। फिर दरमियान में मंगल और मुरली टपक पड़े। ऊपर से उनके दुश्मन भी आ गए। मुझे मंगल के साथियों पर भी हैरत थी। उन्होंने मुड़कर उसकी खबर तक न ली। उन लोगों को भी यकीनन इस बूढ़े की कुटिया का इल्म होगा और वो लोग इस बूढ़े को जानते भी होंगे। फिर अभी तक उनमें से कोई यहाँ क्यों नहीं आया? क्या मंगल और मुरली उनके लिए इतने ही गैर अहम थे? मैं सोचता रहा और उलझता रहा। तभी कुटिया में आहट हुई तो मैंने सर घुमाकर देखा। बूढ़ा कुटिया में दाखिल हो रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ पड़े पड़े बेजार हो गया हूँ, मुझे कुछ देर के लिए बाहर ही ले चलो। बूढ़ा मेरे करीब आया, सर से पांव तक मेरा जायजा लिया, फिर बोला, जीवन में पहली दफा मेरा अंदाजा गलत हुआ है। मेरा ख्याल था कि तुम्हें ठीक होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, मगर तुम तो एक ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गए हो। चलो आओ मेरे साथ। बूढ़े ने कहा तो मैं फुर्ती से उठ बैठा। मैंने डरते डरते पैर जमीन पर रखे और अपने जिस्म का बोझ आहिस्ता आहिस्ता उन पर डालता हुआ खड़ा हो गया। मैं चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ बाहर निकल आया। अपने पैरों पर चलकर उस वक्त मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कुटिया से बाहर का मंजर बहुत सुहाना था। जंगल में दूर दूर तक चिड़ियों की चहकार सुनाई दे रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, मगर हैरत अंगेज तौर पर मुझे सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। मैंने 2-4 गहरे गहरे सांस लिए और बूढ़े से कहा, मैं जॉगिंग करना चाहता हूँ। बूढ़े ने कुछ न समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से कहा, मेरा मतलब है मैं दौड़ना चाहता हूँ। वो बोला, धीरज से काम लो बालक, अभी तुम दौड़ने के काबिल नहीं हो। मैं खामोशी से एक पत्थर पर बैठ गया। बूढ़ा भी मेरे साथ ही बैठ गया। मैंने ये मौका गनीमत जाना और उससे पूछा, बाबा अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? उसने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे मालूम हो कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम हो कौन बाबा और इस वीराने में क्यों पड़े हो? मैंने उससे वो सवाल कर लिया जो गुज़श्ता 2 दिन से मेरे जहन में कुलबुला रहा था। बूढ़े के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो पुरख्याल अंदाज में बोला, मैं कभी डाकू था, मगर बरस गुजरे कि मैंने पाप के काम छोड़ दिए। मैंने कहा, मगर इसके लिए इस जंगल में रहने की क्या जरूरत है? तुम्हारी उम्र तो गुजर गई बाबा, तुम्हें कम से कम अपनी बेटी का ख्याल करना चाहिए। यहाँ रहकर तो वो जाहिल रह गई होगी, क्या उसे भी सारी जिंदगी इस वीराने में रखोगे? मेरी बात सुनकर बूढ़ा फिर मुस्कुराया और बोला, कांता मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मेरे एक दोस्त की बेटी है। इसकी वजह से मैं इस जंगल में पड़ा हुआ हूँ। शहरों में उसके अनगिनत दुश्मन हैं। जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती उसकी जान खतरे में है। यही सोचकर मैं इस जंगल में आ गया। रहा सवाल इसके जाहिल रहने का, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। यहाँ आने से पहले इसने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। उस वक्त इसकी उम्र 15 साल रही होगी। अब तो साल सवा साल रह गया है। फिर कांता 21 साल की हो जाएगी और बाप की सब दौलत और जायदाद इसे मिल जाएगी। वो रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, अब तुम पूछोगे कि कांता के बाप से मेरी दोस्ती कैसे हुई, तो ये एक लंबी दास्तान है जो फिर किसी वक्त सुनाऊंगा। मैंने पूछा, मगर बाबा इस जंगल में वक्त कैसे गुजरता होगा? खाते कहाँ से होगे? बूढ़े ने खलाओं में तकते हुए कहा, जग्गू मेरा बहुत पुराना साथी है। उस वक्त मैं सरदार था। ये कोई 20 साल पुरानी बात है। फिर कई बरस तक वो मेरे साथ डाके डालता रहा। आदमी जीदार और जबान का धनी है। किसी को एक दफा दोस्त कह दे तो मरते दम तक उसे निभाना भी जानता है। बूढ़ा खामोश होकर कुछ सोचने लगा। मेरे दिल में आया कि उसे टोक दूं। ये जग्गू का तस्करा बीच में कहां से आ गया था, मगर मैं खामोश रहा। वो बोला, जब मैंने सरदारी छोड़ी तो गिरोह के दूसरे साथियों ने जग्गू को सरदार बना लिया। न जाने क्यों मेरा दिल इस दुनिया से ही उचाट हो गया था। मैंने सब कुछ त्याग दिया। फिर जब मेरे यार का देहांत हुआ तो वो कांता को मेरे हवाले कर गया। मैं उसे लेकर इस वीराने में आ गया। यहाँ आकर मुझे जग्गू की जरूरत पड़ी। ऐसे वक्त में वही मेरे काम आ सकता था। अब महीने 15 दिन में जग्गू ही मुझे खाने पीने का सामान दे जाता है। वो कुछ देर रुका, फिर बोला, मैंने बरसों इसी तरह के लोगों पर सरदारी की है। मुझसे ज्यादा इन्हें कौन समझता होगा।
मेरे इस ठिकाने को सिर्फ 4 आदमी जानते हैं, जग्गू, मुरली, मंगल और नादिर खान। ये चारों आदमी ऐसे हैं कि अपनी जान दे देंगे मगर मुझ पर आंच नहीं आने देंगे। 5वें आदमी तुम हो। मुझे यकीन है कि तुम भी मेरे राज को राज ही रखोगे। मैंने कहा, मैं 5वां आदमी नहीं हूँ बाबा, चौथा ही हूँ। मुरली तो अब रहा नहीं। और तुम्हें ये यकीन क्यों है कि मैं तुम्हारे राज को राज रखूंगा? वो बोला, मैंने भांत भांत का आदमी देखा है, मैं बस शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि कौन कैसा है। अगर ऐसा न होता तो तुम शायद अब तक जिंदा भी ना होते। मैंने कहा, तुमने ये तो बताया नहीं कि सारा दिन इस जंगल में करते क्या हूँ? वो बोला, मैं योगा में महारत रखता हूँ, पानी में 2-2 घंटे तक गोता लगाता हूँ, जड़ी बूटियां ढूंढकर उनसे दवाएं बनाता हूँ। निशाना तो मेरा पहले भी बहुत अच्छा था, अब और भी अच्छा हो गया है। उड़ते हुए परिंदे को निशाना बना सकता हूँ, खाली हाथ कम से कम 10 आदमियों से लड़ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बेख्तियार हंसी आई, मगर मैं जब्त कर गया। वो धान पान सा बूढ़ा न जाने किस ख्याली दुनिया में रह रहा था। अगर मैं पूरी कुव्वत से उसे एक हाथ रसीद कर देता तो वो शायद दोबारा उठने के काबिल न रहता। बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है बालिक। तुम यही समझ रहे हो ना कि ये बूढ़ा सठिया गया है, एक हाथ पड़ जाए तो दोबारा उठने के काबिल न रहे। मैं बुरी तरह चौंक उठा। तो क्या वो बूढ़ा वाकई सोच पड़ने पर कादिर था? इस दौरान में पहली दफा मुझे उससे खौफ महसूस हुआ। फिर अचानक मुझे याद आ गया कि उसने मुझे और मंगल को किस आसानी से उठा लिया था। मैंने जल्दी से उसके आगे दोनों हाथ जोड़ दिए और खिजालत आमेज लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं बहुत। उसने मुस्कुराकर मेरी बात काट दी, बोला, बस बस, तू बहुत महान है बेटा, मेरे आगे हाथ मत जोड़। तू सच्चा और खरा आदमी है। जो शक्ति मेरे पास है वो मैं तुझे दे दूंगा। क्या तू इस जंगल में मेरे साथ ठहरेगा? मैंने जल्दी से कहा, मैं तो खुद भी यही चाह रहा था बाबा, मगर मुझे बहुत से काम करना है। मेरी पत्नी मेरी वजह से परेशान होगी, मेरा दोस्त भी मुझे दीवानों की तरह ढूंढ रहा होगा। अगर मैं यहाँ रह गया तो उनका क्या बनेगा? बूढ़े ने कहा, तू खरा आदमी जरूर है, मगर इस वक्त मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया, बोला, तेरी सगाई नहीं हुई है तो पत्नी कहाँ से आ गई? मैं एक मर्तबा फिर शर्मिंदा हो गया। वो पुरस्कार बूढ़ा तो दिलों के भेद भी जान लेता था। बूढ़े ने अचानक कहा, जरा मुझे अपना हाथ दिखाओ, देखूं तेरे हाथों की रेखाएं क्या कह रही हैं। मैंने दोनों हथेलियां उसके सामने कर दी। वो बहुत गौर से मेरे हाथ देखता रहा, फिर पुरख्याल अंदाज में बोला, तू सच्चा देशभक्त है। तूने अनगिनत बार देश के लिए अपनी जान जोखम में डाली है, मगर तुझे उसका सिला नहीं मिला है। हाँ, तू जिस काम से यहाँ आया है उसमें कामयाब नहीं होगा। वैसे तू भागवान है, जिन लोगों पर भरोसा करता है वो तेरे सच्चे दोस्त हैं, मगर तेरी सगाई में अभी देर है। मैंने हंसकर कहा, मुझे सगाई की फिक्र भी नहीं है बाबा, मुझे तो ये बताओ कि मेरा काम क्यों नहीं हो सकेगा। उसने मेरी हथेली पर नजरें जमा दी, फिर सर हिलाकर बोला, वो काम होगा मगर देर से होगा, अभी वो समय दूर है। मैंने बेताबी से पूछा, अब जल्दी से ये भी बता दो बाबा कि मैं यहाँ कब तक रहूंगा। उसने मेरी हथेली पर नजरें जमाई, फिर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। अचानक उसने आंखें खोल दी और अजीब से लहजे में बोला, इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं मिल रहा। मैंने हंसकर कहा, जवाब नहीं मिल रहा या मुझे बताना नहीं चाह रहे? वो बोला, नहीं बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब बड़े से बड़ा ज्ञानी भी नहीं दे सकता। फिर वो मौजू बदलते हुए बोला, चल मैं तुझे योगा सिखाऊं। मैंने भी उसे ज्यादा कुरेदना मुनासिब न समझा। मैंने फैसला कर लिया था कि सेहतयाब होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा, मंगल को भी यहीं छोड़ जाऊंगा। फिर बूढ़ा काफी देर तक मुझे योगा की इब्तिदाई मशक़ें सिखाता रहा। जब सूरज निकल आया तो हम कुटिया की तरफ चल दिए। चलते चलते बूढ़े ने कहा, मैं तुझे ऐसी शक्ति दूंगा कि तू हमेशा मुझे याद रखेगा, मगर बेटा उस शक्ति को हमेशा जालिम पे इस्तेमाल करना। फिर वो चौंक कर बोला, हो सकता है आज या कल जग्गू या नादिर सामान लेकर यहाँ आए। तुझे किसी खास चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैंने कहा, अगर चाय या कॉफी मिल जाए तो मंगवा लेना। हाँ, सिगरेट भी मंगवा लेना, बस मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। मुझे मंगल की जीप कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उससे जीप के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि जीप मैंने दरख्तों के एक झुंड में छुपा दी है। मंगल अभी तक लंबी ताने सो रहा था। कांता अलबत्ता बेदार हो गई थी और गर्मा गर्म पूरियां तल रही थी। अब मुझे किसी बात पर हैरत नहीं हो रही थी। मैं जान चुका था कि खाने पीने का तमाम सामान जग्गू ने यहाँ पहुंचाया है। कांता पहली दफा मुझसे मुखातिब हुई, पूरी खाओगे? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, अभी तो आधी भी मिल जाए तो गनीमत है। फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम जो कुछ खिलाओगी खाना ही पड़ेगा। बोली, अरे खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैंने आज हलवा भी बनाया है। मंगल चहक कर बोला, तो फिर जल्दी से लाओ। वो न जाने किस वक्त उठकर बैठ गया था। बोला, मेरी तो आंख ही पूरियों की खुशबू से खुली है।
मैं समझा कि सपने में पूरियां देख रहा हूं, मगर यहाँ तो सचमुच पूरियां तली जा रही हैं। फिर वो उछल पड़ा और बोला, अरे कामरान, तुम अपने पैरों पर चल रहे हो, तुम ठीक हो गए? मैंने हंसकर कहा, हाँ मंगल, बाबा की दवा में वाकई जादू है, एक आध दिन में तुम्हारा जख्म भी ठीक हो जाएगा। कांता ने चौंक कर बहुत गौर से मेरी तरफ देखा, फिर बोली, तुम कामरान हो? मैंने हंसकर कहा, हाँ मैं कामरान हूँ, मगर तुम यूं पूछ रही हो जैसे मैं कामरान नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन हूँ। वो बुरा मानकर बोली, जग्गू चाचा जब भी आते हैं वो मेरे लिए बहुत से अखबार और रिसाले भी लेकर आते हैं। अखबारों में तो तुम्हारी ऐसी ऐसी कहानियां छपी हैं कि तुम आदमी नहीं कोई राक्षस हो। क्या तुम वही कामरान हो? मैंने हंसकर कहा, हाँ मैं वही कामरान हूँ। मुझे गौर से देखो, कहीं मेरे सर पर सींग तो नहीं है? वो हंसकर बोली, अभी तो नहीं है, मगर इस रफ्तार से खून करते रहे तो निकल आएंगे। उस दिन नाश्ते में कांता भी हमारे साथ शरीक थी। उसकी झिझक खत्म हो गई थी और वो बात बेबात कह लगा रही थी। कांता खाने के बर्तन समेट रही थी कि मंगल एकदम सीधा होकर बैठ गया। उसने सिगरेट सुलगाने के लिए होंठों में दबा लिया था, मगर उसे सुलगाए बगैर जेब में डाल लिया। बूढ़ा भी किसी चीते की तरह चौकन्ना नजर आ रहा था। उसने मध्यम लहजे में कांता से कहा, कांता बेटी, तू दरख्तों के उस झुंड में जाकर मचान पर चढ़ जा, वहां राइफल भी मौजूद है, खतरा दिखाई दे तो फायर कर देना। कांता झल्ला कर बोली, मगर खतरा कहाँ है बाबा? बूढ़ा गुर्रा कर बोला, खतरा है, कोई गाड़ी इस तरफ आ रही है। कांता ने कहा, ये जग्गू या नादिर चाचा होगा बाबा। वो बोला, जग्गू या नादिर हमेशा घोड़े पर आते हैं, जग्गू की जीप यहीं मौजूद है, तू जा बेटी, मुझे खतरे की बू आ रही है। कांता बड़बड़ाती हुई कुटिया से बाहर निकल गई। किसी गाड़ी की आवाज मैंने भी सुनी थी, मगर कांता की तरह मैं भी यही समझा था कि आने वाला जग्गू या उसका कोई साथी होगा। मैंने मंगल से कहा, मैं तुम्हें भी कांता के साथ उसी मचान पर बिठा देता हूँ, वहां रहकर तुम हमारे ज्यादा काम आ सकोगे। बूढ़े ने मुझे टोक दिया, बोला, नहीं कामरान, अभी तुम्हें बोझ नहीं उठाना चाहिए, आज ही तो तुम अपने पैरों पर खड़े हुए हो। मैं मंगल को मचान तक पहुंचा कर आता हूँ। फिर वो फुर्ती से कुटिया के पिछले हिस्से में चला गया। वापस आया तो उसके शानों से 2 राइफलें झूल रही थीं। एक राइफल उसके हाथ में भी थी। राइफलों के साथ ही एक थैले में गोलियां भरी हुई थीं। बूढ़े ने उसमें से कुछ गोलियां एक कपड़े में बांधी और राइफल के साथ वो कपड़ा भी मंगल को दे दिया। फिर उसने मंगल को बच्चों की तरह उठा लिया और तेजी से रवाना हो गया। एक राइफल उसने मेरे हवाले कर दी। मैंने कैनवस के थैले में से बहुत सी गोलियां निकाल कर एक कपड़े में बांधी और राइफल शाने से लटका कर तैयार हो गया। जीप के इंजन की आवाज अब बहुत वाजे हो गई थी। मैं कुटिया से निकलने ही वाला था कि बूढ़ा लौट आया। उसने एक राइफल अपने शाने से लटकाई, कैनवस का थैला दूसरे शाने पर लटकाया और मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। फिर हम बहुत फुर्ती के साथ एक घने दरख्त पर चढ़ गए। बूढ़े ने कहा, अगर वो दुश्मन हुए तो मैं उनके सामने चला जाऊंगा ताकि उन्हें शक न हो। तुम अगर गड़बड़ देखो तो फायर कर देना। मैंने कहा, मगर बाबा, तुम्हारा सामना करना क्या जरूरी है? वो बोला, आने वाले तो कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है वो तुम्हारे दुश्मन हो, मंगल के दुश्मन हो या फिर कांता के दुश्मन हो, जो कुत्तों की तरह उसकी बू सूंघते फिर रहे हैं। मैं सामने ना हुआ तो वो कुटिया की तलाशी लेंगे, उसके बाद तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि कांता या तुम दोनों यहीं कहीं मौजूद हो। ये कहकर बूढ़ा फुर्ती से नीचे उतर गया। मैंने घने पत्तों में देखा, वो पुराने मॉडल की फिएट थी। गाड़ी रुकने से पहले ही बूढ़ा छिपकली की तरह रेंगता हुआ कुटिया में चला गया। गाड़ी में ड्राइवर समेत 5 आदमी थे। वो चेहरों से अच्छे आदमी नहीं लग रहे थे। मैं ऐसी जगह बैठा था कि मुझे वहां से कुटिया का दरवाजा और वो जगह साफ नजर आ रही थी जहां वो फिएट रुकी। फिएट से उतरने वाले चंद लम्हों तक सुनगुन लेते रहे। फिर उनमें से एक चीख कर बोला, कोई है इस कुटिया में? उसकी आवाज पर बूढ़ा बदहवास होकर बाहर निकला। मैं जानता था कि उसकी बदहवासी महज अदाकारी है ताकि आने वाले उस पर तरस खा कर चले जाएं। बूढ़े ने लरसते हुए पूछा, जी सरकार, हुक्म करें, क्या मुझसे कोई खता हो गई? उस आदमी ने कहा, यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? उसका जिस्म दोहरा, कद लंबा और हाथ पांव बहुत बड़े बड़े थे। उसका एक कान शायद किसी से लड़ाई में टूट गया था। बूढ़े ने खुशामताना लहजे में कहा, इस जंगल में और कौन रह सकता है सरकार? फिर आहिस्ता से बोला, आप किसको ढूंढ रहे हैं सरकार? टूटे कान वाले ने करख्त लहजे में कहा, हम इस कुटिया की तलाशी लेंगे। उसके दूसरे 4 साथी भी आगे बढ़ाए। वो सब शक्लों से ही छटे हुए बदमाश लग रहे थे। उनके इरादे भी नेक नहीं थे। मैंने सोचा फायर करके इन सबको ढेर कर दूं, मगर उस वक्त ऐसा करना खतरनाक था। कान टूटे के हाथ में भी मुझे रिवॉल्वर नजर आया। मैं फायर करता तो वो मरते मरते भी अपने रिवॉल्वर से फायर करके बूढ़े की जान ले लेता। मेरी उंगली राइफल के ट्रिगर पर थी, मगर रिवॉल्वर देखकर मैं मजबूर हो गया। बूढ़े ने घिघिया कर कहा, मुझ गरीब की कुटिया में आपको क्या मिलेगा सरकार? टूटे कान वाला धाड़ा, बको मत, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें यहाँ से आगे भी जाना है। बूढ़े ने जल्दी से कहा, कहीं आप उस डाकू की तलाश में तो नहीं है सरकार? मैं उसकी जहानत पर अशश कर उठा।
आने वालों में से एक झुककर जीप के पहियों के निशानात का जायजा ले रहा था। उसे निशानात की तरफ मुतवज्जे देखकर बूढ़े ने पैंतरा बदला, क्योंकि वो यकीनी तौर पर दूसरा सवाल उस गाड़ी के बारे में करते जिसके पहियों के निशानात उन्हें नजर आ रहे थे। टूटे कान वाला बुरी तरह चौंक उठा। बोला, कौन सा डाकू? बूढ़े ने कहा, रात को एक गाड़ी में यहाँ एक डाकू आया था। वो बुरी तरह घायल था। उसने पिस्तौल के जोर पर मुझसे खाने को मांगा और जख्मों की मरहम पट्टी कराने के बाद चला गया। टूटे कान वाला चीख कर बोला, उसका हुलिया बताओ। बूढ़े ने इत्मीनान से मंगल का हुलिया बता दिया। टूटे कान वाला बोला, खैर, हम इस कुटिया की तलाशी जरूर लेंगे। बूढ़े का लहजा बदल गया। बोला, कुटिया की तलाशी नहीं दूंगा। टूटे कान वाले ने बूढ़े को धक्का देने की कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब न हुआ। बूढ़ा फुर्ती से पीछे हट गया। कन टूटा, फिर आगे बढ़ा और बूढ़े की गर्दन दबोचना चाही, मगर अचानक न जाने क्या हुआ। टूटे कान वाला गोया उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसके दूसरे साथी बूढ़े से कुछ फासले पर थे। मैंने उनमें से एक का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली उसका बायां शाना तोड़ती हुई निकल गई। मैंने फुर्ती से दूसरे आदमी का निशाना लिया, मगर वो सब चश्मे ज़दन में जमीन पर लेटकर दरख्तों की आड़ में हो गए। टूटे कान वाला मुझे एक मर्तबा फिर नजर आया, मगर अब बूढ़े की बजाय उसका रुख मेरी तरफ था। शायद उसने फायर से मेरी मौजूदगी का अंदाजा लगा लिया था। उसने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया और फायर करना ही चाहता था कि मैं उससे बचने के लिए अपनी जगह से हटा। फिर दो बातें एक साथ हुई। मेरा पैर बुरी तरह फिसला। खुद को संभालने के लिए मैंने दरख्त की एक शाख पकड़ना चाही। इस कोशिश में राइफल मेरे हाथ से छूट कर गिर गई और मैं दरख्त की उस लचकदार शाख में झूल गया। कन टूटे की तरफ से अभी तक फायर नहीं हुआ था। मैंने जरा संभल कर गर्दन घुमाकर उसे देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा उसे दबोचे हुए था और वो किसी बच्चे की तरह बूढ़े से मार खा रहा था। मुझे उसके दूसरे साथियों का भी खतरा था। उस वक्त मेरी पोजीशन बहुत नाजुक थी। उनमें से कोई भी मुझे आसानी से निशाना बना सकता था। उन्हें रिवॉल्वर या राइफल तलाश करने की भी जरूरत नहीं थी। मेरी लोडेड राइफल भी नीचे ही पड़ी हुई थी। दूसरी राइफल ऊपर एक शाख में अटकी रह गई थी। मैंने अपने जिस्म को तोला और एक झकोला देकर पैरों से उसको पकड़ लिया। फिर दूसरी शाख पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आया। इस तमाम कार्रवाई में मुझे मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस हालत में सदियां गुजर गई हूं। मंगल और कांता न जाने वहां से कितनी दूर थे। उन्हें यहाँ का मंजर दिखाई भी दे रहा था या नहीं, उस वक्त ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं था। मैंने दरख्त से उतरकर राइफल उठाना चाही, मगर कोई वजनी चीज मेरे सर पर लगी। मेरे कदम लड़खड़ा गए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने सर झटक कर इस चोट से संभलने की कोशिश की। उस वक्त ऐसा लगा जैसे आसपास का कोई दरख्त उखड़ कर मुझ पर आ गिरा हो। वो कोई आदमी था जिसने अचानक मुझ पर छलांग लगाई थी। वो मुझे लिए हुए जमीन पर ढेर हो गया।